आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम के नियम से जो संबंधित पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम में जो सत्यापन के बाद जो मेरा एफ का मान निकला था उससे कुछ संबंधित टर्म आया था, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले डिफाइन क्या किए थे, एफ इज इक्वल टू हम लोग डिफाइन किए थे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यही डिफाइन किए थे। अब इसमें सारे पद को हम लोग अध्ययन किए थे। देखिए क्या इसको क्या एफ क्या था, यहाँ पे बल था। कूलाम के नियम में एफ क्या है, बल है। ये 1/4πε0 क्या था मेरा, के का मान। अभी के क्या है, तो कूलाम के नियम में के ये क्या था, कांस्टेंट यानी नियतांक का काम कर रहा था। अब ध्यान देना है क्या कि Q1 और Q2 क्या था, Q1 और Q2 मेरा क्या था, आवेश है। और ये क्या है, आर क्या था, यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच की दूरी था। ये सब हम लोग कूलाम के नियम में अध्ययन किए थे और सत्यापन करके एफ इज इक्वल टू हम लोग इतना डिफाइन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में इससे संबंधित जो टर्म आया था निर्वात की प्रावैधता, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रावैधता क्या होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रावैधता की बीमा क्या होती है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, इसका मान कितना होता है, या फिर हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे अपेक्षित प्रावैधता क्या होती है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि प्रावैधता क्या होती है। देखिए प्रावैधता क्या है, ये मैं आपको लिखकर यहाँ पे बतलाया हूं। प्रावैधता किसी पदार्थ का एक गुण है जो उस पदार्थ में विद्युत उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप बतलाता है। इसे एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। प्रावैधता क्या है, मैंने क्या बताया डिफिनेशन में कि प्रावैधता किसी पदार्थ का एक गुण है। और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें क्या कहा है कि किसी पदार्थ में जो विद्युत उत्पन्न होता है, क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, उसका जो विरोध करता है उसी को ये बतलाता है, उसी को ये माप कर बतलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रावैधता कहते हैं, जिसे एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। और ऐसे कोई आपसे पूछे कि विद्युतशीलता क्या होती है, तो ध्यान देना है क्या विद्युतशीलता और प्रावैधता दोनों एक ही का नाम होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रावैधता को विद्युतशीलता भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखना है कि एप्सिलॉन, और हम लोग कूलाम के नियम में जब पढ़े थे एक आया था एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए एक एप्सिलॉन होता है और एक एप्सिलॉन नोट होता है। तो ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट में क्या डिफरेंस है, तो देखिए एप्सिलॉन जो है वो किसी माध्यम की प्रावैधता कहलाता है। एप्सिलॉन जो क्या होता है, किसी माध्यम की प्रावैधता कहलाता है। और ये एप्सिलॉन नोट जो है किसका प्रावैधता कहलाता है, किसी निर्वात की प्रावैधता कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं। एप्सिलॉन किसी माध्यम की प्रावैधता होती है और एप्सिलॉन नोट निर्वात या मुक्त आकाश की प्रावैधता होती है। मैंने कूलाम के नियम में के लिया था, के जिसका मान हम लोग यूज किए थे 1/4πε0। तो जब दोनों आवेश, कूलाम के नियम में क्या था, दो आवेश, जब दोनों आवेश यदि निर्वात में स्थित हो, के का मान क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए उस के का मान क्या होता है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कैसे वो के का मान हम लोग डिफाइंड करें। देखिए जब दो आवेश निर्वात में स्थित हो तो के का मान कितना होता है, ध्यान देना है यहाँ पे। जब दो आवेश निर्वात में स्थित हो तो के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। यानी कि के का मान कितना हो गया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यानी एम जो है इसको हम लोग न्यूटन कहते हैं, एम जो है क्या होता है मीटर कहलाता है, और सी क्या है कूलाम। यानी कि न्यूटन को एम से सूचित किया, मीटर को एम से सूचित किया, उस कूलाम को किससे सूचित किया गया, सी से। इसको कैसे पढ़ेंगे, के इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये के क्या था, एक नियतांक था, क्या था, एक नियतांक था। ये कहाँ यूज किया गया था, कूलाम के नियम में यूज किया जाता है। कोई आपसे पूछे कि जब दो आवेश निर्वात में स्थित हो तो के का मान कितना होता है, तो हम इतना बताएंगे। उसके बाद मैंने बताया था उसमें और एक आया था कि के का मान एसआई मात्रक में जब जाते हैं तो 1/4πε0 होता है। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या था, निर्वात की प्रावैधता कहलाती है, ये तो हम लोग जान चुके हैं।
क्या था ये, निर्वात की प्रवैधता कहलाती है, तो इसका भी तो वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या बताया, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये किसका मान होता है, एप्सिलॉन नोट का मान होता है। यानी कि कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻12 क्या है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये किसका मान हो गया, एप्सिलॉन नोट का। कोई पूछेगा कि निर्वात की प्रवैधता का मान कितना होता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह का वैल्यू आपको याद करना है। और याद करने के बाद आपको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बहुत सारे लोग आपसे सवाल करेंगे कि एप्सिलॉन नोट क्या होती है। एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन में क्या, एप्सिलॉन नोट का मान मैंने क्या बताया, 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये किसकी मान हो गया, एप्सिलॉन नोट का मान। और जो एप्सिलॉन नोट के मान में जो ये लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे, एप्सिलॉन नोट के मान में जो ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं, जैसे आप कैसे करते हैं 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या होगा, किसी का ऐसा ही मात्रक हो जाती है। यह क्या होता है, बस जैसे आप लिखते हैं 5 मीटर, तो क्या होता है, उसका सिंबल ऐसा ही मात्रक, इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कोई अगर आपसे पूछे कि प्रवैधता की एसआई मात्रा क्या होती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रवैधता का एसआई मात्रक क्या होगा, देखिए सी स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एक और सवाल आएगा, आपसे कोई बहुत सारे पूछेगा कि चलो भाई प्रवैधता का ऐसा ही मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो एक चीज मैं आपको और एक वैसा पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए 1 फैराडे यानी 1 एफ इज इक्वल टू 1 एफ इज इक्वल टू होता है 1 सी स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर क्या होता है, 1 एफ बराबर क्या मैंने बताया, 1 एफ बराबर क्या होता है, 1 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब इसके अनुसार अगर इस पर हम अरेंजमेंट करते हैं तो ये मेरा अगर फाइनली अगर बात करें तो इसको अगर ये फ्राइडे के रूप में अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे इसको लिखते हैं, इसी चीज को कैसे हम लोग अरेंजमेंट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए यानी कि कह सकते हैं इसके अनुसार कि एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी लगभग में अगर लिए तो देखिए 8.854 है ना, तो इसको क्या हम लोग 9 भी तो कर सकते हैं ना, 8.9 गुने 10⁻⁻12 फ्राइडे प्रति मीटर क्या निकल जाएगा मेरा, कब, जब 1 एफ बराबर होता है 1 सी स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.9 गुने 10 के पावर -12 फ्राइडे प्रति मीटर। जहां हम लोग कह सकते हैं, जहां एफ को फैराडे कहा जाता है। यानी कि कोई आपसे अगर आप पूछता है कि एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, तो दोनों में से कोई भी आप बता सकते हैं, चाहे आप ये बताइए बताइए, दोनों आपका सही है। नहीं लगभग में हम लोग लिए देखिए 8.5 को मैंने क्या कर दिया 9, लगभग ले सकते हैं हम लोग। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, तो आप फ्राइडे प्रति मीटर ही बता सकते हैं, या फिर ये भी बता सकते हैं। या आपसे कोई पूछेगा के का मान, तो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम लोग चलते हैं किसके ओर, बीमा की ओर। कहाँ, बीमा की ओर। कोई आपसे पूछे कि प्रवैधता की बीमा क्या होती है, तो हम लोग उसके ओर आते हैं। तो प्रवैधता को बीमा को हम लोग समझेंगे कि प्रवैधता
यानी परावैधुता की बीमा क्या होता है? देखिए परावैधुता का मैंने इसके पहले बीमा पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं? परावैधुता की बीमा क्या होती है? ए स्क्वायर T4a-1L3 होता है। इसकी क्या हो गया? बीमा हो गया। अब हम लोग जो मैं बात कर रहा था कि परावैधुता क्या होती है, तो परावैधुता मैंने आप लोग को बताया कि परावैधुता क्या होती है। जो मैंने वैल्यू बताया उसको आप याद करने की कोशिश करेंगे। जब इस तरह के कूलाम के नियम पे जब कुछ न्यूमेरिकल आएगा तो ये सब वैल्यू का मान वहाँ पे बढ़ जाता है, इसलिए ये वैल्यू आपको जो भी एप्सिलॉन नॉट की इक्वल टू जो दिया गया है इसको आपको क्या करना है? याद कर जाना है। तो याद करने से आपको प्रॉफिट कहाँ होगा? प्रॉफिट ये होगा कि जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, कूलाम से नियम संबंधी जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप इसका यूज करेंगे। आगे हम आप लोग को पढ़ेंगे अपेक्षित परावैधुता क्या होती है। अपेक्षित परावैधुता के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है तो अपेक्षित परावैधुता का भी हम लोग जैसे फिजिक्स में किस प्रकार अध्ययन करते हैं, हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? अपेक्षित अपवर्तनांक का करते हैं ना, उसी प्रकार से अपेक्षित परावैधुता होती है। तो मैं आपको समझाऊंगा अपेक्षित परावैधुता क्या होती है। किसके बारे में बात करें? अपेक्षित परावैधुता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपेक्षित परावैधुता क्या होती है? अपेक्षित देखिए क्या मैंने बात किया? अपेक्षित परावैधुता। तो अपेक्षित परावैधुता क्या होती है इसके बारे में बात करें। मैंने क्या बताया था? ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बात करें। एप्सिलॉन क्या होता है? किसी माध्यम की परावैधुता कहलाती है ना। और एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है? निर्वात की परावैधुता कहलाती है। देखिए एप्सिलॉन क्या है? किसी माध्यम की परावैधुता, और ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होती है? निर्वात की परावैधुता होती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब ये दोनों के बारे में मैं जान चुका हूं तो हम अपेक्षित परावैधुता भी आसानी से समझ सकते हैं, बशर्ते मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। क्या था? किसी माध्यम की परावैधुता, और ये क्या था? निर्वात की परावैधुता। अगर इसको बटा कर दिया जाए तो बटा का मतलब क्या होता है? अनुपात। वाई का मतलब अनुपात यानी रेशियो। तो यानी साफ कह सकते हैं किसी माध्यम की परावैधुता तथा निर्वात की परावैधुता के अनुपात को अपेक्षित परावैधुता कहा जाता है। कोई समस्या हुई आपको समझने में? नहीं ना? क्या बताया मैंने? किसी माध्यम की परावैधुता तथा निर्वात की परावैधुता के अनुपात को क्या कहा जाता है? अपेक्षित परावैधुता कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी माध्यम की परावैधुता तथा निर्वात की परावैधुता किसी माध्यम की परावैधुता तथा निर्वात की परावैधुता के अनुपात को अपेक्षित परावैधुता कहा जाता है। इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। मैंने क्या बताया? किसी माध्यम की परावैधुता तथा निर्वात की परावैधुता के अनुपात को अपेक्षित परावैधुता कहा जाता है। इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। अर्थात
देखिए अपेक्षित प्रवैधता जो किसी प्रकाश किसी माध्यम की प्रवैधता बटा निर्वात की प्रवैधता, यानी कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। आज मैंने आपको क्या बताया, कूलाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण पद था उसका मैंने अध्ययन किया। सबसे पहले पढ़ा प्रवैधता क्या होती है, इसे किससे सूचित किया जाता है। उसके बाद मैंने पढ़ा के का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है। ठीक है, ये सब बारे में आज हम लोग अध्ययन किए। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कूलाम जो नियम था उससे कौन कौन से महत्वपूर्ण पद उत्पन्न होते हैं, या कूलाम का नियम का जो महत्व कह सकते हैं, कहाँ पे कूलाम तक सीमित होता है, कहाँ तक उसका यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए कूलाम का जो नियम पढ़े थे उससे संबंधित हमको 3 पॉइंट्स मिलता है। कूलाम का नियम जो हम लोग पढ़े थे, F इज इक्वल टू कूलाम जो बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जो हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे। तो कूलाम के नियम से संबंधित यानी कि कह सकते हैं कुछ गुण भी जो आपका 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट में क्या कहता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सही होता है। क्या, एक बिंदु आवेश के लिए ही कूलाम का नियम को फॉलो किया जाता है। आप दूसरे आवेश के लिए अगर आप जाएंगे, बिंदु स्रोत को हटा के अगर किसी और आवेश पर आप डिफाइन करेंगे कूलाम का नियम, तो वहां पे कूलाम का नियम फॉलो नहीं करता है। इसलिए कहा गया क्या कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सही होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या कहा है, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल के लिए एक मात्रात्मक प्रकथन है, यानी कि इसके बारे में बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि कूलाम का नियम जो है दो आवेश Q1 और Q2 जो दिया गया है उसमें जो बल है उसके लिए सिर्फ मात्रात्मक प्रकथन के लिए ही सही होता है। तीसरा पॉइंट में जो दिया गया, कूलाम बल एक अनुनाद प्रक्रिया व्यक्त करता है जो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुरूप है, यानी कि न्यूटन के तृतीय गति का नियम क्या कहता है उसके अनुसार अगर चलेंगे तो ये भी प्रक्रिया जो होती है कूलाम बल ठीक न्यूटन के गति के तृतीय नियम के तरह फॉलो करता है। न्यूटन के तृतीय गति का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया कर रहा प्रक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार कूलाम बल का भी अनुनाद प्रक्रिया उसी प्रकार है जिस प्रकार से न्यूटन के गति का तृतीय नियम का जो प्रक्रिया होती है जो फॉलो करते हैं हम लोग, उसी तरह के कूलाम बल भी उसी प्रकार का ये प्रक्रिया होती है। तो देखिए आज हम लोग स्टडी किए थे कूलाम के नियम से संबंधित जो पद है उसके बारे में अध्ययन किए थे। हम लोग जब नेक्स्ट बार मिलेंगे, अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो वहां पे मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत गॉस का प्रमेय क्या होता है।